इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम भारत के काफी सारे राज्यों के बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई सेक्शन में दूंगा, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। भारत का एक ऐसा राज्य जो पूर्व दिशा में स्थित है, लेकिन फिर भी उसका नाम पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, नाम के आगे पश्चिम बंगाल लिखा है। चलिए इसके नाम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं सन 1902 के बारे में, 1902 से लगाकर 1905 का समय था। पूरा का पूरा बंगाल, आज के बंगाल में ये जो बंगाल हुआ करता था, इसमें आज का पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा का पूरा बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। इस पूरे क्षेत्र को बंगाल के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों को बड़े अच्छे से पता था। 1905 के आते आते अंग्रेजों को बड़े अच्छे से ये बात पता चल चुकी थी कि अगर भारत में कहीं से आजादी का बिगुल बज सकता है तो वो राज्य पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल है। जी हाँ, उनको पता था कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा जागरूक है। इसी कारण से अंग्रेजों ने 200 लोगों की टीम एक लंदन में बिठाई। वहां पर देखा गया कि किस तरीके से हम यहाँ के लोगों को अलग कर सकते हैं। बाद में सन 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर हुआ करता था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। जी हाँ, बंगाल का विभाजन अर्थात बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो इधर से इस जगह से पश्चिम का उसको बोला गया पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया और इधर के पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी बंगाल के नाम से संबोधित किया गया, पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया। जी हाँ, अब पूर्वी बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी और यहीं पर हिंदू संख्या काफी कम हुआ करती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू कम्युनिटी संख्या ज्यादा हुआ करती थी और यहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या काफी ज्यादा कम हुआ करती थी। बस अंग्रेजों को इसी बात का विभाजन करना चाहिए था। अंग्रेज यही चाहते थे कि ये देश केवल और केवल धर्म के मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाएगा तो ये आजादी की बात भूल जाएंगे और आपस में लड़ने में रह जाएंगे। इसी बात पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जोर दिया और इन दोनों क्षेत्रों में दंगों जैसी स्थिति कर दी। यहाँ पर मुस्लिमों को हिंदुओं को टारगेट किया गया जिससे कि वो गुस्सा हो जाए। यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट किया हुआ ताकि वो गुस्सा हो जाए। आपस में लड़ गए और यहीं पर विभाजन कर दिया गया बंगाल का। और ये जो पूर्वी बंगाल है वो आज के समय पर, इस पूर्वी बंगाल को आज के समय पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और जो क्षेत्र हमारे पास बचा वो फेमस हुआ पश्चिम बंगाल के नाम से। जी हाँ, इसलिए इस पूरे राज्य का नाम, इसी कारण से इस पूरे राज्य का नाम जो है वो पश्चिम बंगाल के नाम पर रखा गया है। आई होप अब इस नाम के बारे में आप समझ पाए होंगे। इसीलिए ये दिशा तो पूर्व पड़ती है, ये दिशा तो पूर्व है, लेकिन इसके बाद भी इस राज्य का नाम आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। आधुनिक भारत में, मतलब जब भारत में कंपनियों का आगमन हो ही रहा था सन 1600 ईस्वी में, तो बंगाल काफी ज्यादा फेमस राज्य हुआ करता था। जी हाँ, बंगाल जो था वो काफी फेमस राज्य हुआ करता था। उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, इतना फेमस था। इसीलिए अंग्रेजों ने जो सबसे पहले राज्य पर आधिपत्य किया था वो राज्य बंगाल ही हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं बंगाल के मैप के बारे में। तो बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो कोलकाता काफी ज्यादा फेमस शहर है। जी हाँ, जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? कलकत्ता में देखने को मिलेगा। एक बात ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोलकाता में देखने को स्थित है। उसके बाद में दूसरा, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। तो कोलकाता नदी पड़ती है हुगली नदी। जी हाँ, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से नदी गुजरती है, नदी का नाम है गंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में एंट्री करते ही गंगा की एक शाखा अलग हो जाती है और शाखा का नाम होता है हुगली। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक शाखा अलग होती है, उस शाखा का नाम रहेगा हुगली, और इसी हुगली नदी किनारे पर, इसी हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता यहाँ पर स्थित है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, तो कोलकाता पड़ता है आपका हुगली नदी के किनारे पर, जो कि गंगा नदी की एक शाखा यहाँ पर मानी गई है। आगे चलकर कोलकाता के बारे में और क्या फेमस है, तो पर्ल हार्बर यानी कि महलों का शहर, पर्ल हार्बर के नाम से भी कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता में एक काफी सुंदर ब्रिज है, जी हाँ, जिसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में एक ब्रिज जिसको हावड़ा ब्रिज के नाम से संबोधित किया जाता है, वो कहाँ पड़ता है आपका, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में यहाँ पर पड़ता है हावड़ा ब्रिज, काफी ज्यादा फेमस है। हुगली नदी पर बना हुआ हावड़ा ब्रिज काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर कलकत्ता में पाया जाता है। कलकत्ता शहर की स्थापना जान चाणक्य के द्वारा की गई थी। जी हाँ, जान चाणक्य के द्वारा ही कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। उन्होंने, जान चाणक्य ने 3 गांवों को मिलाकर इस शहर की स्थापना करी थी। तो कोलकाता के संस्थापक कौन मिलेंगे आपके, जॉन चाणक्य यहाँ पर मिलेंगे। तो काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर जगह पड़ती है आपकी कोलकाता। उसके बाद में कोलकाता से थोड़ा नीचे आएंगे तो जगह पड़ती है सुंदरवन। जी हाँ, बिल्कुल नीचे। आई होप आप थोड़ा देख पाएंगे, या मैप में आपको मैं शो कर दूंगा जगह। कोलकाता से थोड़ा ही नीचे जगह पड़ती है आपका सुंदरवन में वो विश्व की 2 फेमस नदियों का संगम स्थल है। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, गंगा नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ जाती है आपका, बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। बांग्लादेश में इसी नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और मानसरोवर झील तिब्बत से होती है एक नदी जो अरुणाचल प्रदेश होते असम, और असम से होते हुए भारत में एंट्री करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाएगा जमुना। जी हाँ, जब ये भारत में होती है तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसी ब्रह्मपुत्र का नाम परिवर्तित होकर जमुना जाता है। अब पद्मा जमुना दोनों का संगम जिस जगह पर होता है, जी हाँ, पद्मा और जमुना दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिस डेल्टा का नाम हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। जी हाँ, क्वेश्चन ये पूछेंगे सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पर 2 नदियां पड़ती है, गंगा नदी और दूसरी नदी पड़ती है क्या आपका, जमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और मेघना के नाम से जानी जाती है। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या जाती है, अलग अलग वितरिकाओं में बटकर मिल जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा में 2 फेमस नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में पद्मा और जमुना के नाम से भी जाना जाता है। काफी फेमस जगह यहाँ पर पड़ती है। चलिए, कोलकाता से थोड़ी ऊपर आएंगे, जगह पड़ेगी बैरकपुर। कोलकाता से थोड़ी ऊपर जगह पड़ती है बैरकपुर। याद कीजिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूस। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो कि ब्रिटेन की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य हुआ करते थे, मंगल पांडे जी ने जब ये देखा कि अंग्रेज अपनी गोलियों को जंग से बचाने के लिए गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया करते थे, वो उन्होंने बात देख ली, और ये इस बात से बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो जाति से ब्राह्मण हुआ करते थे, और उनको बाद में पता चला कि अंग्रेज जो है अपनी गोली को जंग से बचाने के लिए गाय चर्बी का प्रयोग करते, और वो गाय चर्बी जो थी वो मुंह से निकालना पड़ती थी। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी, तो मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, उसी बाद में सरेंडर कर दिया। तो मंगल पांडे को उसी समय फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो मंगल पांडे को जहां पर फांसी हुई थी, वो जगह कहां पड़ती है आपका, बैरकपुर में पड़ती है। जी हाँ, तो मंगल पांडे जो कि अंग्रेजों की 34 नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य हुआ करते थे, उनको फांसी बैरकपुर छावनी में ही दी गई थी। वो बैरकपुर के ही 34 नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य हुआ करते थे, और मंगल पांडे की मृत्यु के बाद ही 1857 की क्रांति, जो कि 31 मई को शुरू होना थी, वो क्रांति 8 मई के दिन ही शुरू हो गई। इसलिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस हुआ करते थे। क्या देखिएगा, बैरकपुर काफी ज्यादा फेमस है। बैरकपुर से थोड़ी लेफ्ट चलने की जगह पड़ेगी शांति निकेतन। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा। सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना यहाँ पर की गई थी, और एक काफी फेमस जगह है। जी हाँ,
रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो बैरकपुर के बाद में क्या पड़ती शांति निकेतन, उन्हीं ने शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे जगह पड़ेगी दुर्गापुर, आगे बढ़ेंगे जगह पड़ेगी दुर्गापुर। दुर्गापुर उद्योग क्षेत्र के नाम से काफी ज्यादा फेमस है दुर्गापुर में। और दुर्गापुर में सन 1959 में यहाँ पर एक स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। स्टील प्लांट का नाम है दुर्गापुर। और क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1959 में दुर्गापुर में एक स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और किस देश के सहयोग से की गई, तो देश का नाम रहेगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में एक दुर्गापुर नामक जगह पर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और एक यूके यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो दुर्गापुर यहाँ पर काफी अच्छा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से फेमस है। यहीं पर बढ़ता है रानीगंज। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोयला अगर कैसे प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोयला अगर किसी स्थान से प्राप्त होता है तो वो जगह पड़ती है आपका रानीगंज। काफी ज्यादा मात्रा में कोयला, याद करिए झारखंड में अपने पढ़ा था झारिया से काफी ज्यादा कोयला। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा कोयला हमको प्राप्त होता है वो जगह कौन सी पड़ेगी आपका रानीगंज। जी काफी ज्यादा फेमस है। चलिए रानीगंज से थोड़ा आगे चलेंगे, जगह पड़ेगी चितरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स। जी हाँ, चितरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना स्थित है। यहाँ पर रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं। चितरंजन में रेलवे के इंजन बनाने का काफी बड़ा कारखाना यहाँ पर स्थित है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में फेमस है। याद कीजिए बिहार में मधेपुरा में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भी क्या है आपका लोकोमोटिव वर्क्स बनते हैं। यहाँ पर भी वैसे सेम टू सेम चितरंजन में क्या पड़ता है आपका लोकोमोटिव वर्क्स, काफी ज्यादा फेमस है। चलिए इसके बाद में बैरकपुर के बाद में ऊपर बढ़ेंगे, जगह पड़ेगी मुर्शिदाबाद। बैरकपुर में ऊपर बढ़ेंगे, जगह पड़ेगी मुर्शिदाबाद। ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइनों को। कलकत्ता के पहले पश्चिम बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी उस जगह का नाम मुर्शिदाबाद है। जी हाँ, कलकत्ता के पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। दूसरा यहाँ पर सूती वस्त्रों के लिए जगह काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। जी हाँ, सूती वस्त्रों के लिए मुर्शिदाबाद काफी ज्यादा फेमस है। और मैंने आपको बताया था वो जगह जो कपड़ों के लिए काफी ज्यादा फेमस है उसका कंपैरिजन इंग्लैंड के एक शहर मैनचेस्टर से किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल पूर्व दिशा में पड़ता है, इसलिए पूरब दिशा का मैनचेस्टर के नाम से मुर्शिदाबाद को जाना जाता है। एक और बात को कनेक्ट कीजिएगा, जब हम बिहार पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था आपका मुंगेर। उस समय मीर जाफर ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाने वाला मीर जाफर था। और वहीं पर जाकर फिर तेलुगु सेना बनी थी और तेलुगु सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया था, लेकिन वो तेलुगु सेना बक्सर के युद्ध में पराजित हो चुकी थी। याद कीजिए शाह आलम द्वितीय, उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरा था मीर जाफर। इन तीनों की सेना ने मिलकर तेलुगु सेना बनाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया था बक्सर में, बिहार। याद कीजिए ये सारी बातें मैं आपको जगाऊं। जब आप पूरा का पूरा मैप पढ़ लेंगे, पूरा इंडियन मैप पढ़ लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें लिंक करने में आसानी होगी और आपका जीएस का काफी सारा एरिया आप एक साथ कवर कर पाएंगे। इसलिए सारे वीडियो को काफी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको इन वीडियो के नोट्स भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको इन वीडियो के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं मुर्शिदाबाद, जो कि पूर्वी भारत की कपड़ा राजधानी, इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मुर्शिदाबाद से ऊपर पढ़ेंगे, जगह पड़ेगी आपका फरक्का। जी हाँ, मुर्शिदाबाद से ऊपर पढ़ेंगे, जगह पड़ेगी फरक्का में गंगा नदी पर एक बैराज बना हुआ है। फरक्का में गंगा नदी पर एक बैराज स्थित है। बैराज वो जिसको पानी की दिशा मोड़ने के लिए बनाया जाता है। डैम केवल पानी की दिशा को सीधा रखता है, लेकिन बैराज वो जो पानी की दिशा को, अगर हमको पानी की दिशा मोड़नी होती है, मान लीजिए अगर हमने डैम बनाया तो डैम केवल पानी को सीधा छोड़ेगा, लेकिन अगर हमको पानी को लेफ्ट या राइट दिशा में छोड़ना होता है तो वहां पर डैम ना बनाकर बैराज बना जाता है। पूरी की पूरी गंगा नदी पर एकमात्र बैराज स्थित है। इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। अब आप पूछेंगे यहाँ पर बैराज क्यों बनाया गया, तो ये फरक्का बैराज जो है कलकत्ता में बंदरगाह पड़ता है। कलकत्ता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। एकमात्र बंदरगाह है
भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो नदी के किनारे पर पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, तब इस फरक्का बैराज का उपयोग किया जाए। फरक्का बैराज में पानी रोककर एकदम से छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो हुगली नदी में कचरा है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाए। एक बार पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ने एक बार विद्रोह कर दिया कि आप गंगा नदी के पानी को रोक लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा किल्लत होती है। भारत ने फरक्का बांध खोल दिया। फरक्का बांध खोला गया, बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। जी हाँ, बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में वापस फोन आया शेख हसीना जी का फोन आता है कि महाराज वो जो आपने फरक्का बंद करो उसको बंद कर लो, हमको नहीं चाहिए पानी। जी हाँ, तो बांग्लादेश में फरक्का को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कभी कभी कुछ खींचतानी हो जाती है, क्योंकि नदी दोनों देशों से बहती है। तो फरक्का बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर पड़ता है आपका फरक्का बैराज। काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी गंगा नदी पर एक भी प्रकार का बांध नहीं बना गया, केवल फरक्का बैराज बना है ताकि हुगली नदी से कचरे को बाहर किया जा सके। अब फरक्का के ऊपर जगह पड़ेगी मालदा। फरक्का के ऊपर ही जगह पड़ती है मालदा। ये वो क्षेत्र है जो एकदम से धंस गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल क्षेत्र जो सीधा हुआ करता, लेकिन क्या करके आपका नीचे धंस चुका है, जिसके कारण आसपास की सारी नदियां बांग्लादेश में आकर मिल जाती है। इसलिए ये क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ है। पश्चिम बंगाल में पानी की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है, काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। पानी की मात्रा अच्छी है, इसलिए यहाँ पर चावल की और जूट की खेती काफी ज्यादा मात्रा में होती है। भारत में जूट के मामले में पश्चिम बंगाल भारत का सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है, क्योंकि जूट में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और पश्चिम बंगाल के पास में काफी ज्यादा पानी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा समृद्ध राज्य है जिसके पास सारी चीजें, किसी भी राज्य को समृद्ध होने के लिए उसके सीमा विदेश से लगनी चाहिए, इसकी सीमा नेपाल से लगती है। दूसरा, उसके पास में बंदरगाह सी पोर्ट होना चाहिए, तो कि बंगाल की खाड़ी में काफी सारे 3 बंदरगाह पूरे के पूरे कलकत्ता पड़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर राज्य है। हर फेमस राज्यों को फेमस होने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है पश्चिम बंगाल के पास में वो सारी चीजें। चलिए, मालदा के बाद में ऊपर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत यहाँ पर बिल्कुल पतला हो चुका है। जी हाँ, भारत का ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल पतला हो चुका है, इस जगह को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। यहाँ पर भारत बहुत पतला है, 24 से 35 किलोमीटर का बहुत पतला एरिया है। पतला एरिया को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने कभी ना कभी चिकन नेक का नाम सुना होगा। चिकन अर्थात तो मुर्गी और नेक मतलब उसकी गर्दन, मतलब ये क्षेत्र बहुत पतला है। अगर आप इस क्षेत्र को यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, काट देते हैं, तो भारत के काफी सारे राज्यों का कनेक्शन हमसे दूर हो जाएगा। चाइना की काफी ज्यादा नजर होती है इस चिकन नेक के ऊपर। इसलिए हमारा ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव जगह पड़ती है। लेकिन हमने बांग्लादेश से करार किया कि अगर ये जगह हमारी भविष्य में अगर ऐसा इंडियन आर्मी के रहते ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पर हमने बांग्लादेश से क्या कर रखा है, बांग्लादेश से हमने टाइप किया हुआ, हम कभी भी इस रास्ते से रोड बनाकर अपन कहाँ पहुंच पाएंगे, यहाँ पहुंच पाएंगे, ताकि अगर ये रास्ता कभी बंद भी हो गया तो हम इस रास्ते से वापस कहाँ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में पहुंच सकते हैं और वापस उस एरिया को वापस से हम ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगह पड़ती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत का बहुत ही पतला एरिया, इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर के बाद अच्छा जिला कौन सा पड़ेगा, सिलीगुड़ी जगह पड़ता है। ऊपर पढ़ेंगे जगह पड़ेगी सिलीगुड़ी, जिला पड़ेगा सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में एक एयरपोर्ट, इसका नाम है बागडोगरा एयरपोर्ट। जी हाँ, सिलीगुड़ी में एक बार क्वेश्चन पूछा था बागडोगरा एयरपोर्ट किस जिले में है, तो यहाँ पर पड़ता है सिलीगुड़ी, जहाँ पर बागडोगरा एयरपोर्ट स्थित है। आप आपके एटलस के मैप में देखेंगे तो आपको वहां पर एक हवाई जहाज देखा मिलेगा। हवाई जहाज का अर्थ है कि वहां पर एयरपोर्ट स्थित है। जी हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में ऊपर जगह पड़ती है दार्जिलिंग। जी हाँ, दार्जिलिंग चाय के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, दार्जिलिंग भारत में चाय के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर है। यहाँ की चाय, दार्जिलिंग की चाय इतनी ज्यादा फेमस है कि पूरी की पूरी इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पूरी की पूरी इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन काफी ज्यादा महंगी चाय यहाँ पर मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी स्वाद में। आपको पता ही होगा भारत के लोग चाय के बिल्कुल तरीके से आदी है, हर चीज में यहाँ पर चाय का उपयोग करते हैं, इसलिए दार्जिलिंग की चाय काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर जाती है। अब
अब बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक पड़ेगा यहाँ पर जल्दापारा। जी हाँ, इस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है जल्दापारा, और सबसे नीचे एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम मिलेगा आपको सुंदरवन। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में एक शेर पाया जाता है जिसको बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर है। जी हाँ, टाइगर के साथ साथ वो रॉयल बंगाल टाइगर है। टाइगर हर मामले में शेर से ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन शेर जो सिंह जो लायन है वो अपने एटीट्यूड की वजह से लायन कहलाता है। शेर यानी कि अगर शेर किसी के पीछे पड़ जाएगा, टाइगर अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो वो टाइगर उसको अगर रास्ते में कोई दूसरा मिल जाएगा तो दूसरे को खा लेगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर शेर किसी के पीछे पड़ गया, लेकिन अगर लायन किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसके बीच में कोई भी आ जाए, लायन उसी को जाकर पकड़ेगा, उसी को मारकर खाएगा। इसीलिए वो अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा कहलाता है। उसके बाद में जब वो अपने शिकार को पकड़ लेगा और शिकार को खाएगा तो उसके बाद में उसकी मूंछें खून में, उसको अपनी मूंछों पर बहुत ज्यादा ताव होता है। जी हाँ, अपनी मूंछों का हमेशा वो सही करता रहेगा। इसलिए जब भी अब शेर के पास में अगर आग को ले जाएंगे तो शेर उस बात से डरता है कि इस आग से मेरी मूंछें जल जाएगी, इसलिए उस बात को खौफ है। उसको आग से खौफ नहीं है, आग तो आपके एक झपट्टे में आपसे आग छीन लेगा, लेकिन उसको ये डर होता है कि वो अपनी मूंछें ना गंवा दे, इसलिए वो आग से काफी डरता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पर माना जाता है, जो कहाँ पड़ता है आपका सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया। और पश्चिम बंगाल एक काफी समृद्ध राज्य है जहाँ पर फिलहाल सीएम के रूप में ममता बनर्जी विद्यमान है, और यहीं के गवर्नर हुआ करते जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति यहाँ पर बन चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। प्लीज आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, आपको लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए ला सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।